नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स, जिसे 2013 में नीलांजन मुखोपाध्याय ने लिखा था। अब दिलचस्प बात यह है कि लेखक खुद मोदी के कह सकते हैं आलोचक रहे हैं, फिर भी मोदी ने इस किताब के लिए उनके साथ घंटों बैठकर बात की। ये विरोधाभास ही इस किताब को इतना खास बनाता है। तो आज हम इसी में गहराई से उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि लेखक के नजरिए से एक व्यक्ति, एक विचार और एक राजनीतिक ब्रांड कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये किताब किसी की तारीफ या आलोचना से ज्यादा एक केस स्टडी की तरह है, एक ऐसे राजनीतिक सफर की केस स्टडी जिसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारा मकसद यहाँ लेखक के दिए तथ्यों और किस्सों के जरिए उन परतों को खोलना है जो अक्सर हेडलाइंस में छिप जाती हैं। और ये सफर शुरू होता है गुजरात के एक छोटे से कस्बे वडनगर से। हाँ, वडनगर। किताब उनके बचपन की एक तस्वीर खींचती है, एक लड़का जो अपने पिता की चाय की दुकान पर हाथ बटाता था। लेकिन लेखक कुछ ऐसे किस्सों का जिक्र करते हैं जो दिखाते हैं कि वो बचपन से ही कुछ अलग थे। जैसे वो मगरमच्छों से भरी झील में तैरकर एक टापू पर लगे झंडे को बदलने की कहानी। सुनने में ये किसी लोक कथा जैसा लगता है, और शायद यही इरादा भी था। लेखक के मुताबिक मोदी में शुरू से ही एक नाटकीयता थी, एक छवि गढ़ने की समझ थी। ये सिर्फ बहादुरी का किस्सा नहीं है। स्कूल के नाटकों में भी वो हमेशा जोगीदास खुमान जैसे बड़े विद्रोही किरदार चुनते थे। मतलब उन्हें अभिनय स्वाभाविक रूप से आता था। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि वो भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बनाना जानते थे, और ये हुनर आगे चलकर उनके बहुत काम आया। और इसी दौर में उनका जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से हुआ। लेकिन उससे पहले एक और दौर था जब वो घर छोड़कर हिमालय चले गए थे। वो एक तरह की आध्यात्मिक खोज थी। हाँ, वो खुद को, अपनी जगह को ढूंढ रहे थे। किताब बताती है कि वो रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद आश्रम भी गए, लेकिन उन्हें जो दिशा और एक ढांचा चाहिए था वो शायद नहीं बनाया, बल्कि भारत को समझने का एक मौका दिया। हाँ, इस बारे में तो मोदी ने खुद लेखक को बताया है। उन्होंने कहा कि एकता यात्रा के दौरान उन्हें समझ आया कि भारत कितना विविध है। उन्होंने लेखक से कहा, मुझे ये समझने का मौका मिला कि अगर मुझे केरल में कोई कार्यक्रम करना है तो उसे कैसे करना होगा, और बिहार में ये कैसे अलग होगा। ये तो एक मैनेजर के तौर पर पूरे देश की नब्ज पकड़ने जैसा था। एकदम सही। यहीं से वो पर्दे के पीछे के असली रणनीतिकार के तौर पर उभरे। वो सिर्फ भीड़ जुटाने वाले नेता नहीं थे, बल्कि उस भीड़ को एक मकसद देने, पूरे अभियान की योजना बनाने और उसे लागू करने वाले मास्टरमाइंड थे। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान यहीं से बननी शुरू हुई। तो एक तरफ वो पर्दे के पीछे के माहिर रणनीतिकार थे, लेकिन किस्मत उन्हें अब मंच के ठीक बीच में लाने वाली थी।
2001 में जो हुआ उसने न सिर्फ गुजरात की बल्कि मोदी की भी राजनीति को हमेशा के लिए बदला। हाँ, 2001 में केशुभाई पटेल को हटाकर उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन ये सफर भी आसान नहीं था। 90 के दशक में उन्हें गुजरात बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी, खासकर केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला के झगड़े की वजह से उन्हें राज्य से बाहर भी भेज दिया गया था। तो जब वो मुख्यमंत्री बनकर लौटे तो एक तरह से वो एक राजनीतिक वनवास से लौटे थे। और मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही महीनों बाद 2002 के गुजरात दंगे हुए। इस घटना ने उनकी छवि पर एक ऐसा दाग लगाया जो शायद कभी नहीं मिट सकता। किताब में पत्रकार करण थापर के साथ हुए इंटरव्यू का जिक्र बहुत प्रमुखता से है। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। थापर ने दंगों पे सवाल पूछना शुरू ही किया था कि मोदी ने माइक उतारा और इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर चले गए। लेखक के लिए ये सिर्फ एक इंटरव्यू का अंत नहीं था, ये मोदी के मीडिया मैनेजमेंट की एक नई शैली की शुरुआत थी। यहीं से उन्होंने शायद ये सीखा कि नैरेटिव को कंट्रोल करना कितना जरूरी है और वो कंट्रोल वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। ये उनकी भविष्य की राजनीति का एक आधार बन गया। किताब में कुछ बहुत गंभीर आरोप भी हैं, जैसे 27 फरवरी 2002 की रात हुई बैठक के बारे में, जिसमें कहा गया कि उन्होंने पुलिस को कथित तौर पर ढील देने के लिए कहा था। जी, किताब में इस आरोप का जिक्र है जो पूर्व मंत्री हरेन पंड्या ने एक नागरिक न्यायाधिकरण के सामने लगाया था। आरोप ये था कि मोदी ने अधिकारियों से कहा कि वे अगले दिन बंद के दौरान लोगों को अपना गुस्सा निकालने दें। जाहिर है ये बहुत गंभीर आरोप थे और इसके बाद उन पर इस्तीफे का जबरदस्त दबाव बना। तो उन पर इस्तीफे का इतना जबरदस्त दबाव था, वो इस राजनीतिक संकट से बाहर कैसे निकले? यहीं पर उनकी राजनीतिक सूझबूझ दिखती है। गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन पर इस्तीफे का भारी दबाव था। अटल बिहारी वाजपेयी भी उनसे नाराज थे, लेकिन मोदी ने इस संकट को एक अवसर में बदल दिया। उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन उनके समर्थकों जैसे प्रमोद महाजन और अरुण जेटली ने इसका जोरदार विरोध किया। आखिरकार पार्टी ने तय किया कि उन्हें चुनाव का सामना करना चाहिए और फिर उन्होंने गुजरात गौरव यात्रा निकाली, जिसने पूरे नैरेटिव को बदल दिया और उनकी स्थिति पहले से भी ज्यादा मजबूत कर दी। ये तो राजनीतिक दांवपेंच की बात हुई, लेकिन किताब उनकी निजी जिंदगी से जुड़े एक विवाद का भी जिक्र करती है, जब एक पत्रकार ने उनकी पत्नी जशोदाबेन को ढूंढ निकाला था। हाँ, पत्रकार दर्शन देसाई ने जब जशोदाबेन पर स्टोरी की तो उसके कुछ ही समय बाद उन्हें मोदी का फोन आया। मोदी ने सिर्फ इतना पूछा, तो एजेंडा क्या है? ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लेखक के मुताबिक इससे उनके व्यक्तित्व की एक और परत सामने आती है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक नजरों से बचाने के लिए बेहद सतर्क है और जो हर घटना को एक राजनीतिक एजेंडे के चश्मे से देखता है। 2002 के बाद उनकी छवि में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय से वो विकास पुरुष बन गए। ये बदलाव कैसे हुआ? ये एक बहुत सोची समझी और पेशेवर तरीके से लागू की गई रणनीति थी। इसका सबसे बड़ा मंच था वाइब्रेंट गुजरात समिट्स। इन समिट्स के जरिए गुजरात को
कुर्ता। ये आधे बाजू वाले कुर्ते दरअसल उन्होंने खुद डिजाइन किए थे, क्योंकि पूरे बाजू वाले कुर्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक पर बोलते हुए या काम करते हुए सिकुड़ जाते थे और खराब लगते थे। ये छोटी सी बात दिखाती है कि वो अपनी सार्वजनिक छवि को लेकर कितने सजग हैं, हर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान देते हैं। और तकनीक के इस्तेमाल को लेकर भी वो हमेशा आगे रहे हैं। हाँ, वो हमेशा से टेक सेवी रहे। जब डिजिटल डायरी नई आई थी तब वो इसका इस्तेमाल करते थे। उनकी याददाश्त बहुत तेज बताई जाती है और वो बहुत पढ़ते हैं, खासकर वो सब कुछ जो उनके और गुजरात के बारे में लिखा जाता है। वो जानकारी को कंट्रोल करना पसंद करते हैं। किताब में उनके काम करने के तरीके को एक हैंड्स ऑन सीईओ जैसा बताया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो हर चीज की गहराई में उतरते हैं। वो अधिकारियों और विशेषज्ञों से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस मांगते हैं, घंटों ब्रीफिंग लेते हैं। किताब में एक अधिकारी का जिक्र है जो कहते हैं कि मोदी हर मुद्दे के पक्ष और विपक्ष को बिल्कुल साफ साफ काले और सफेद में समझना चाहते हैं। कोई गोलमोल बात उन्हें पसंद नहीं। वो हर फैसले को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। एक सीईओ की तरह काम करना सुनने में तो बहुत प्रभावी लगता है, लेकिन क्या किताब इस शैली के किसी भी नुकसान के बारे में बात करती है? क्या इससे पार्टी के भीतर या प्रशासन में कोई टकराव पैदा हुआ? यह एक बेहतरीन सवाल है। लेखक सीधे तौर पर टकराव की बात नहीं करते, लेकिन वो इस ओर इशारा जरूर करते हैं कि इस शैली से सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण होता है। जब एक ही व्यक्ति सारे बड़े फैसले ले रहा हो तो कैबिनेट और पार्टी के दूसरे नेताओं की भूमिका कम हो जाती है। यह एक कुशल प्रशासन का मॉडल हो सकता है, लेकिन यह ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस से थोड़ा अलग है। ये व्यक्तिगत आदतें जैसे मीडिया पर नियंत्रण, छवि के प्रति सजगता और सेंट्रलाइज्ड फैसले लेना सब मिलकर उनकी राजनीतिक शैली की पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो कुल मिला के हमने इस किताब के जरिए वडनगर के एक युवा स्वयं सेवक से लेकर एक राष्ट्रीय संगठनकर्ता, एक विवादास्पद मुख्यमंत्री और फिर ब्रांड मोदी के निर्माता तक का एक लंबा सफर देखा। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने लगातार खुद को बदला और अपनी छवि को समय के हिसाब से फिर से गढ़ा। तब ये सवाल हवा में था कि अब आगे क्या? क्या अगला पड़ाव दिल्ली है? लेखक इस सवाल का जवाब देने के बजाय हमें सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के एक मशहूर कहावत याद दिलाते हैं, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी दूर है। और यही शायद इस किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये हमें 2013 के उस मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है जहां भविष्य अनिश्चित है। हाँ, और किताब पाठक के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है जिस पर आज भी सोचा जा सकता है। सवाल ये है कि क्या एक राजनीतिक एजेंडा और शासन का एक मॉडल जो एक राज्य में बेहद सफल रहा हो, उसे राष्ट्रीय स्तर पर भारत जैसे विशाल और विविध देश में उसी सफलता के साथ दोहराया जा सकता है? किताब इसका जवाब नहीं देती, वो बस ये सवाल हमारे सोचने के लिए छोड़ देती है।